औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जिस तरह से पता है कि हमने लास्ट फ्यू लेक्चर्स के अंदर जावा की एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो पढ़ना स्टार्ट की थी। और बिल्कुल जो लेटेस्ट हमारी क्लास हुई थी हमने उसके अंदर ये देखा था कि जो ट्राई ब्लॉक है अगर उसमें से मल्टीपल एक्सेप्शंस थ्रो हो रही हों तो उनको हैंडल करने के लिए हम किस तरीके से मल्टीपल कैच ब्लॉक्स बनाते हैं। और इस मकसद के लिए हमने, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स, प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स देखी थी। और उसकी मदद से हमने ये समझने की कोशिश की थी कि व्हेनेवर द ट्राई ब्लॉक इज ट्राइंग टू थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शंस, तो उनको कैच करने के लिए मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हमने बनाए थे। बेसिकली अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा की बात करें तो जावा की एक्सेप्शन हैंडलिंग को लेके हमारे पास टोटल 5 कीवर्ड्स होते हैं, जिनमें से हमने ट्राई का और कैच का कीवर्ड पढ़ लिया है। ट्राई जो है वो भी ना सिर्फ एक कीवर्ड है बल्कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जावा के अंदर। और कैच जो है वो भी ना सिर्फ एक कीवर्ड है जावा का, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, बल्कि कैच जो है वो ना सिर्फ एक कीवर्ड है बल्कि एक ब्लॉक ऑफ कोड भी है। इसी तरीके से हमारे पास एक और ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हम कहते हैं फाइनली का ब्लॉक ऑफ कोड। आज उसको डिस्कस करेंगे। और फाइनली आपके पास ना सिर्फ ब्लॉक ऑफ कोड है बल्कि वो एक कीवर्ड भी है जावा का। और फिर उसके बाद 2 कीवर्ड्स और हैं रिलेटेड टू एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसमें एक कीवर्ड है आपके पास थ्रो का कीवर्ड और एक कीवर्ड है हमारे पास थ्रोज का कीवर्ड। ठीक है, तो इनको आज जो है हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आज की क्लास स्टार्ट करूं, आप लोगों से जो है हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है कोड विद फैसल, इसको अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ये होगा, ऑब्वियसली मेरी मोटिवेशन में इजाफा होगा, क्योंकि मैं इसके अंदर मेरी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगती हैं फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। यानी कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से लेके वीडियो को अपलोड करने तक काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आप लोगों को नहीं पता बिहाइंड द सीन क्या कुछ चल रहा होता है। तो मेरी इन एफर्ट्स को अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। सेकेंडली, अगर वीडियो आपको आज की पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे, नॉलेजेबल लगे, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। इसको शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। इस पर आप कमेंट्स करना चाहें तो कमेंट्स कर सकते हैं। ऐसे साथियों के साथ, कजन्स आपके कोई हों, कोई दोस्त हों, फ्रेंड्स, ठीक है, किसी और यूनिवर्सिटी में, किसी और कॉलेज में जो कि जावा का कोर्स पढ़ रहे हों, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो सीरीज, ये लेक्चर्स और जो चैनल है उसका लिंक आप शेयर कर सकते हैं। इन्हीं रिक्वेस्ट के साथ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे कि फाइनली फाइनली का जो ब्लॉक ऑफ कोड है या फाइनली का जो कीवर्ड है वो क्या होता है। तो मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर प्रोग्राम्स जो थे वो बनाए हुए थे। मैं उनमें से इस तरह कर लेता हूं कि कोई एक प्रोग्राम ओपन कर लेता हूं, इसको मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है बेसिकली अरिथमेटिक एक्सेप्शन को, बल्कि इस तरह कर लेते हैं, नया प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को। मैं नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ नेक्स्ट, और मैं इसका नाम रख देता हूँ फाइनली कीवर्ड इन जावा। और यहाँ पे मैं अपनी मेन क्लास बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ टेस्ट। हमेशा की तरह ये जो भी यहाँ पे कमेंट्स हैं, इन कमेंट्स को मैं रिमूव कर देता हूँ। और मेन फंक्शन के अंदर मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अपनी कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ। लेट्स सपोज नंबर 1, नंबर 2 एंड आंसर। स्कैनर क्लास का एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं स्कैनर क्लास के एक ऑब्जेक्ट के साथ।
और स्कैनर क्लास को इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ओके जनाब, इसके बाद हम यहाँ पे अपना ट्राई ब्लॉक स्टार्ट करते हैं और ट्राई ब्लॉक के अंदर हम यूज़र को एक मैसेज देते हैं। मैसेज देंगे यूज़र को कि एंटर योर फर्स्ट नंबर। यूज़र अपना पहला नंबर देगा तो वो नंबर 1 वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा और उसके लिए हम इस इनपुट वेरिएबल को यूज़ करेंगे जो कि स्कैनर टाइप का है और इसका नेक्स्ट INT का मेथड हम यूज़ करेंगे। फिर दूसरा नंबर लेने के लिए मैं इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स को कर लेता हूँ कॉपी और इनको मैं कर लेता हूँ पेस्ट और यहाँ पे अपना एंटर योर फर्स्ट नंबर की बजाय एंटर योर सेकंड नंबर में मैसेज दे दूंगा और जो मेरा सेकंड नंबर है वो नंबर 2 वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। आफ्टर दिस मैं लिखता हूं अपना आंसर वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 और अपना जो आंसर है वो मैं यूज़र को डिस्प्ले कर दूंगा। द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑपरेशन इज इक्वल टू, कॉन्केटिनेट कर देंगे अपना जो आंसर वेरिएबल है उसको। तो यहाँ पे आपका ट्राई ब्लॉक खत्म होता है। ट्राई ब्लॉक के बाद मैं लिखूंगा कैच ब्लॉक और कैच ब्लॉक के अंदर ऑब्वियसली आपका ये प्रोग्राम जो आपका जो इवन सॉरी आपका जो ये ट्राई ब्लॉक है इसमें लाइन नंबर 13 और लाइन नंबर 15 दे कैन थ्रो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। तो मैं ये कैच ब्लॉक बनाऊंगा ताकि मैं इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को कैच कर सकूं और अप्रोप्रिएट मैसेज यहाँ पे दे दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के एंटर ओनली इंटीजर्स, क्योंकि इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आपका तभी आएगा अगर आप इंटीजर की बजाय कोई और वैल्यू दे दें तो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा आपके लाइन नंबर 13 और लाइन नंबर 15 के ऊपर। इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन की क्लास जो है उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इन एडबीन्स में ये फैसिलिटी है आपके पास कि आप इस येलो जो आपका आइकन है आप इसको क्लिक कर लें तो इसका पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा ऐड इंपोर्ट फॉर जावा डॉट यूटिल डॉट इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऊपर इसने इंपोर्ट स्टेटमेंट यानी कि जावा पैकेज में से उसका सब पैकेज यूटिल और उसमें क्लास इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को इसने इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है, ओके जी, तो इस प्रोग्राम को मैं कर लेता हूँ सेव और इस प्रोग्राम को मैं कर लेता हूँ रन। थोड़ा सा टाइम लेगा ऑब्वियसली, फर्स्ट टाइम ये रन हो रहा है। ओके, एंटर योर फर्स्ट नंबर। लेट सपोज मैंने पहला नंबर दिया 180, साथ में मैंने प्लस लगा दिया तो ये कहेगा एंटर ओनली इंटीजर्स, आपका कैच ब्लॉक चल रहा है। ठीक है, दोबारा रन किया, मैं इसको पहला नंबर दे देता हूँ और दूसरे नंबर के साथ अगेन मैं प्लस या माइनस या जो भी वट एवर जो भी कोई साइन है वो लगा देता हूँ। एंटर करूंगा तो कहेगा एंटर ओनली इंटीजर्स। दोबारा इसको रन किया प्रोग्राम को, मैंने लिखा 120, मैंने लिखा 180, एंटर किया तो मुझे कह रहा है कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑपरेशन इज इक्वल टू 300 और अब आपका जो कैच ब्लॉक है वो नहीं चलेगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जी फाइनली का जो ब्लॉक है उसकी। ठीक है, कैच ब्लॉक के बाद मैं यहां पे लिखता हूं फाइनली। ठीक है, फाइनली बजाते खुद एक ब्लॉक ऑफ कोड है और फाइनली जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसकी वर्किंग जो है ना उसकी समझ आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर नहीं आएगी। इसका ज़्यादातर काम है कि आपने अपने कंप्यूटर से कुछ रिसोर्सेज अगर ली हुई हैं तो उन रिसोर्सेज को जब हम फ्री करते हैं तो उन रिसोर्सेज को फ्री करने का जो कोड होता है वो हम फाइनली के ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिखेंगे। ये याद रख लें कि फाइनली का जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो दोनों सूरतों में चलेगा। अगर एक्सेप्शन आएगी आपके प्रोग्राम में तब भी फाइनली का ब्लॉक ऑफ कोड जरूर रन होगा। अगर एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम में नहीं आती है तब भी आपका फाइनली का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो तब भी चलेगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं कि योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ। ठीक है जी, पहले इस तरह कर लेते हैं, इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूं, इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूं और पहले हम देखते हैं कि इसमें अगर एक्सेप्शन आ जाती है तो क्या होगा। ठीक है, 120 लिखा, एंटर योर सेकंड नंबर, लेट्स सपोज 180, साथ में प्लस लगाया तो यहां पे देखें एक्सेप्शन आई, आपका कैश ब्लॉक चला
और योर प्रोग्राम विल टर्मिनेट नाउ, आपका फाइनली जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो फिर भी चला है, एक्सेप्शन है तब भी आपका प्रोग्राम जो है इसमें फाइनली का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ है। दोबारा रन करते हैं, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 180, यहाँ पे लिखा 120, एक्सेप्शन ऑब्वियसली नहीं आएगी क्योंकि आपने दोनों वैल्यूज इंटीजर्स दी हैं। मैं एंटर करता हूँ तो ये आपसे कह रहा है कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑपरेशन इज इक्वल टू 300, और उसके बाद कैच ब्लॉक तो ऑब्वियसली नहीं चलेगा क्योंकि आपकी एक्सेप्शन थोड़ी आई है, लेकिन आपका जो फाइनली का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो जरूर एग्जीक्यूट होगा हर सूरत में, चाहे एक्सेप्शन आ जाए या एक्सेप्शन ना आए, दोनों सूरतों में आपका फाइनली का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो चलेगा। तो यहां पे मैं अगेन यहां पे मैं रिपीट कर दूं कि इस तरह के या ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर जो कि अभी हमने लिखे हैं, इनमें फाइनली का जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना वो लिखने का कोई फायदा नहीं है। हम जब डेटाबेस प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, डेटाबेस प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो उसमें हम जब किसी डीबीएमएस के साथ, मतलब किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जब हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे ना, तो हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि यार आपका प्रोग्राम जो है ना वो आखिर में फाइनली का जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना उसको तो जरूरी चलाएगा, चाहे आपके प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आए ना आए। आपका प्रोग्राम जो है वो ट्राई ब्लॉक जो है वो एक्सेप्शन थ्रो करता है नहीं करता, दोनों सूरतों में हमने देख लिया है, हमने ये प्रूफ कर दिया है कि भाई फाइनली का ब्लॉक ऑफ कोड जो है ना वो जरूर चलेगा। तो एक कनेक्शन जब हम स्टैब्लिश करते हैं ना किसी भी डीबीएमएस के साथ, चाहे वो एमएस एक्सेस हो, चाहे वो ऑरेकल हो, चाहे वो माई सीक्वल हो, ठीक है, कोई सा भी डीबीएमएस ले लें, उसकी ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि उसके अंदर ना चंद नंबर ऑफ कनेक्शंस बनाने की उसको इजाजत होती है। लेट्स सपोज आप एक यूजर हो, आपके कंप्यूटर के ऊपर जो है वो जावा का प्रोग्राम रन हो रहा है और आप जो है किसी डीबीएमएस के साथ आप कनेक्ट हुए हो, आपका प्रोग्राम जावा का प्रोग्राम किसी डीबीएमएस के साथ कनेक्ट हुआ है, कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन कनेक्शन को क्लोज भी अब आपको करना पड़ेगा। कनेक्शन को क्लोज करने का जो कोड है ना वो फाइनली के ब्लॉक ऑफ कोड में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि फाइनली का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो सबसे आखिर में चलता है, वो लाजमी चलेगा, अगर एक्सेप्शन आती है तब भी, अगर एक्सेप्शन नहीं आती तब भी। और कनेक्शन जब ओपन होता है तो उसको क्लोज करना लाजमी है, बिकॉज आपकी डीबीएमएस के अंदर रिस्ट्रिक्शन होती है हर डीबीएमएस के अंदर कि भाई इतने नंबर ऑफ कनेक्शंस जो है ना वो ओपन कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई हमारा एक कोई सा भी डीबीएमएस है, लेट्स सपोज उसका नाम है एक्स वाई जेड, मेरा डीबीएमएस है उसका नाम एक्स वाई जेड है, और उस डीबीएमएस के को इजाजत है कि वो उसके साथ ना 10 कनेक्शंस एट अ टाइम आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। भाई आपके प्रोग्रामर ने आपको सॉफ्टवेयर बना के दिया है और उसने फाइनली का ब्लॉक ऑफ कोड नहीं लिखा हुआ, या फाइनली के ब्लॉक ऑफ कोड में उसने कनेक्शन को क्लोज करने वाली स्टेटमेंट अगर नहीं लिखी है, तो आप जब अपने डीबीएमएस के साथ कनेक्ट होगे, आप बेशक अपने प्रोग्राम को बंद कर दो, आपका कनेक्शन फिर भी स्टैब्लिश रहेगा, ठीक है। कोई और दूसरा यूजर आता है वो भी कनेक्ट होता है, उसका भी कनेक्शन स्टैब्लिश रहेगा जब उसका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से करते करते जब 10 यूजर्स कनेक्ट होने के बाद अपने प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, कनेक्शन फिर भी 10 यूजर्स के कनेक्शन फिर भी स्टैब्लिश्ड रहेंगे। तो अब जब 11वां यूजर आएगा तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा डीबीएमएस के साथ, क्योंकि डीबीएमएस की लिमिट पूरी हो गई है, उसके 10 कनेक्शंस एस्टेब्लिश करने की लिमिट थी, 11वां यूजर उसके साथ कनेक्ट हो ही नहीं सकता। हालांकि इस वक्त करंटली कोई यूजर भी डीबीएमएस के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन प्रोग्रामर से गलती क्या हुई कि उसने फाइनली के ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर उसने कनेक्शन को क्लोज करने की स्टेटमेंट नहीं लिखी, ठीक है। तो ऐसे अगर फाइनली के ब्लॉक ऑफ कोड में हम ऐसी स्टेटमेंट्स लिखते हैं कि अगर आपके जावा के प्रोग्राम ने किसी एक्सटर्नल रिसोर्स, अब आपका जो डीबीएमएस है वो एक एक्सटर्नल रिसोर्स है, वो जावा के प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, किसी एक्सटर्नल रिसोर्स के साथ उसने कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश किया हुआ है। या इसकी एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जी फाइल हैंडलिंग है, फॉर एग्जांपल आपने कोई नोटपैड की कोई फाइल है वो आपने ओपन की हुई है, तो अब आपको उस फाइल को ना क्लोज भी करना पड़ेगा, तो फाइल क्लोज करने का जो कोड होगा ना वो हम फाइनली के ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिखेंगे। तो फिलहाल आप इतना समझ लें कि व्हाट डू वी मीन बाय फाइनली ब्लॉक ऑफ कोड, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा तो उसके अंदर हम जेडीबीसी ही स्टडी करेंगे, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो उसके अंदर हम फाइनली का ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो देखेंगे और उसके अंदर हम अपने जावा
प्रोग्राम ने जिस डीबीएमएस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश किया हुआ होगा उस कनेक्शन को क्लोज करने का कोड हम लाजमी तौर पे फाइनली के ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि फाइनली का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो हर सूरत में चलेगा, चाहे आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आती है या आपके प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन नहीं आती, तब भी आपका फाइनली का ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ, इस फाइनली के ब्लॉक ऑफ कोड को फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहां पे मैं लिखता हूं कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं आंसर इज इक्वल टू नंबर वन डिवाइडेड बाय नंबर टू। तो इस स्टेटमेंट की वजह से अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर होने के चांसेस हैं। अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो मैं क्या करूंगा कि मैं जाहिर सी बात है मैं एक और कैच ब्लॉक बना लूंगा जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर बनाया था। और ये जो आपकी जो ये वाला जो कैच ब्लॉक होगा, ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच करने के लिए हमने बनाया है, ठीक है। और इसके अंदर हम अप्रोप्रिएट मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसमें हम मैसेज दे देंगे कि कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, ठीक है। और इसको ना मैं सेव कर लेता हूं और इसको मैं एक दफा रन करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। एक तरह से हमारी प्रीवियस जो क्लास है उसका भी थोड़ा सा एक रिकॉल हो जाएगा, और जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है या चीज जो हम पढ़ने लगे हैं तो उसके लिए भी जो है आपका जो माइंड है वो तैयार हो जाएगा। तो एंटर योर फर्स्ट नंबर। लेट सपोज मैं यहाँ पे जो है वो नंबर सही नहीं देता, मैं इंटीजर के साथ कोई एक कैरेक्टर लगा देता हूँ, तो ये इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन थ्रो करेगा और आपका कैच ब्लॉक चलेगा जो कि इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को कैच कर रहा होगा और आपको मैसेज मिलेगा एंटर ओनली इंटीजर्स। इसको रन किया, एंटर योर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर ठीक दिया, दूसरा नंबर जो है वो गलत दे दिया है, ठीक है। तो फिर भी आपका इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन थ्रो होगा ट्राई ब्लॉक से, और आपका जो कैच ब्लॉक है विच इज मेंट टू कैच द इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन वो आपका चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं चलो रन कर लेता हूँ। मैं इसको लेट सपोज देता हूँ वैल्यू 150, और सेकंड नंबर में इसको मैं वैल्यू देता हूँ 0। तो अब यहाँ पे आपके प्रोग्राम के अंदर ये जो स्टेटमेंट है ट्राई ब्लॉक के अंदर, ये जहां पे हमने लिखा है ना आंसर इज इक्वल टू नंबर वन डिवाइडेड बाय नंबर टू, इस स्टेटमेंट की वजह से अरिथमेटिक एक्सेप्शन आई है। और अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच करने के लिए मैंने यहाँ पे कैच ब्लॉक बनाया हुआ है। आपका ये कैच ब्लॉक चलेगा और जिसमें मैसेज आपको मिलेगा कि कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, ठीक है। मीन्स कि आपके प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे एक्सेप्शन, आपकी अरिथमेटिक एक्सेप्शन आई है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं और एंटर योर फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज मैंने दिया 150, सेकंड नंबर मैंने दिया 3, एंटर किया ना, तो अब यहाँ पे इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन थ्रो हुई है और ना ही यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो हुई है, बिकॉज इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन तभी आती है अगर आप यहाँ पे नॉन इंटीजर वैल्यू दे दो, और अरिथमेटिक एक्सेप्शन तब आएगी अगर आप यहाँ पे दूसरा नंबर जो है वो 0 दे देंगे तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगी। तो अब अगर मैं आपको एक चीज दिखा दूं, क्लास हायरार्की अगर मैं आपको दिखा दूं, एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड जो क्लासेस हैं, सबसे ऊपर तमाम तमाम जावा की जो जो क्लासेस हैं उनकी जो पेरेंट क्लास है वो ऑब्जेक्ट की क्लास है। इससे क्लास डिराइव हुई है जिसका नाम है थ्रोएबल। थ्रोएबल से दो क्लासेस डिराइव हुई हैं, एक का नाम है एक्सेप्शन, एक का नाम है एरर, ठीक है ना। और एक्सेप्शन से फिर इसकी चाइल्ड क्लास है जी रन टाइम एक्सेप्शन, और फिर रन टाइम एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लास है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। और यहाँ पे जो लिखा है सेवरल मोर क्लासेस, तो उन सेवरल मोर क्लासेस के अंदर आपकी इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन भी है, आपका नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन भी है, और आपका अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन भी है जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो मीन्स कि आपकी ये जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, ठीक है, ये भी आपकी जो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन है वो भी, आपका जो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है वो भी, और इवन ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, आपका अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये तमाम की तमाम क्लासेस जो हैं ये आपकी रन टाइम एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लासेस हैं। और रन टाइम एक्सेप्शन जो आपकी क्लास है इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है? इसकी पेरेंट क्लास है जी एक्सेप्शन की क्लास, ठीक है। So every object of the runtime exception is also an object of exception class because of inheritance. Every object of arithmetic exception is an object of runtime exception, and अगर हम ये कहें कि every object of arithmetic exception is also an object of
exception class due to inheritance. Every object of null pointer exception, every object of input mismatch exception, and every object of even the number format exception is an object of runtime exception, and it is also an object of exception. तो हम इस exception की class को use करते हुए एक कैच ब्लॉक बनाएंगे, बजाय इसके कि हम मल्टीपल कैच ब्लॉक्स बनाएं, हम एक कैच ब्लॉक बनाएंगे। लेकिन जब हम ये देखते हैं इनहेरिटेंस के अंदर कि जब हम हायरार्की में ना नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास की तरफ जब जा रहे होते हैं, तो हम ना जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे होते हैं। आपकी जो क्लासेस होती है ना, जो पेरेंट क्लास है, ये एक्सेप्शन की क्लास जो है ना, ये एक जनरल क्लास है। इसके अपने कुछ फीचर्स हैं, इसके अपने कुछ डेटा मेंबर्स होंगे, इसके अपने कुछ मेंबर फंक्शंस होंगे। लेकिन जब इससे जब क्लासेस जब इनहेरिट हो रही होती है, लेट्स सपोज इससे इनहेरिट हुई है, इसकी चाइल्ड क्लास है रन टाइम एक्सेप्शन, तो रन टाइम एक्सेप्शन ने, इस क्लास ने एक्सेप्शन क्लास के तमाम फीचर्स को इनहेरिट किया होगा, और इसके अंदर इसके खुद के भी कुछ फीचर्स होंगे, जिसकी वजह से रन टाइम एक्सेप्शन की जो क्लास है वो एक्सेप्शन क्लास से एक स्पेशल क्लास बन जाएगी। सिमिलरली रन टाइम एक्सेप्शन की आगे फर्दर इसकी चाइल्ड क्लास है, लेट्स सपोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन ने रन टाइम एक्सेप्शन क्लास की तमाम फीचर्स को, विच इंक्लूड्स द फीचर्स ऑफ द एक्सेप्शन क्लास एज वेल, उसको इसने इनहेरिट किया हुआ होगा, और इसके अंदर इसके अपने खुद के भी कुछ फीचर्स होंगे जो कि इसको मुख्तलिफ बना रहे होंगे, जो कि इसको अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास को स्पेशल बना रहे होंगे एज फार एज द रन टाइम एक्सेप्शन या एक्सेप्शन क्लास इज कंसर्न। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि हर आपके अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेप्शन क्लास का भी ऑब्जेक्ट है, तो ये गलत नहीं होगा। आपकी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, आपका इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो एट द एंड ऑफ द डे एक्सेप्शन क्लास का भी ऑब्जेक्ट है। तो इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए मैं यहां पे, बजाय इसके कि मैं दो दो कैच ब्लॉक्स बनाऊं, मैं एक जनरल सा कैच ब्लॉक बना सकता हूं। ठीक है, मैं इस कैच ब्लॉक को भी कमेंट आउट कर देता हूं, मैं इस कैच ब्लॉक को भी कमेंट आउट कर देता हूं। ठीक है, और यहां पे मैं एक कैच ब्लॉक बनाता हूं जो कि दोनों तरह की एक्सेप्शंस को कैच करेगा, जो कि आपके इस प्रोग्राम के अंदर देखें, यहां पे लाइन नंबर 11 में इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन थ्रो करेगा प्रोग्राम, अगर आपने गलत इनपुट दिया। लाइन नंबर 13 के ऊपर भी इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन थ्रो होगी अगर आपने गलत इनपुट दिया है, अगर आपने इंटीजर नहीं दिया। और यहां पे आपका प्रोग्राम जो है ना, वो थ्रो करेगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन अगर नंबर 2 वेरिएबल की वैल्यू 0 हुई, तो मींस कि आपका जो ट्राई ब्लॉक है उसमें से एट अ टाइम एक वक्त में एक तरह की एक्सेप्शन थ्रो होने के चांसेस हैं, लेकिन ट्राई ब्लॉक के अंदर दो मुख्तलिफ किस्म के एक्सेप्शंस अकर होने के चांसेस हैं। एट अ टाइम तो ऑब्वियसली एक ही एक्सेप्शन अकर होगी, दो एक्सेप्शंस तो एट अ टाइम अकर नहीं हो सकती। तो बहरहाल ये कैच ब्लॉक है, और कैच ब्लॉक के अंदर मैं क्या करूंगा कि एक्सेप्शन क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर करूंगा। ठीक है, अब आपकी ये जो लाइन नंबर 11 है, अगर ये थ्रो करता है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट, तो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन जो है वो एक्सेप्शन क्लास की चाइल्ड क्लास है। पेरेंट क्लास जो कि एक्सेप्शन क्लास है, इसके रेफरेंस वेरिएबल के अंदर मैं अपनी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर कर सकता हूं। मेरी चाइल्ड क्लास है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, इसका जो ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है, इट कैन बी स्टोर्ड इन द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ इट्स पेरेंट क्लास ड्यू टू इनहेरिटेंस, बिकॉज every input mismatch exception class object is also an object of exception class। exception class का भी वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे आपका प्रोग्राम जो है वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा उसका रेफरेंस यहां पे इसके पेरेंट क्लास यानी कि एक्सेप्शन क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर सकता हूं, बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, तो यहां पे ना मैं एक जनरल सा मैसेज दे सकता हूं। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट, लेट सपोज मैं यहां पे एक मैसेज देता हूं। ठीक है, जनरल मैसेज की तरफ तो बाद में आएंगे। लेट सपोज यहां पे मैं मैसेज देता हूं एंटर ओनली इंटीजर्स। ठीक है, मतलब कि यार अगर आपका इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन अकर होगा, ठीक है, तो आपका ये वाला कैच ब्लॉक चलेगा और आपको मैसेज मिलेगा एंटर ओनली इंटीजर्स। लेकिन जब आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर होगा तब भी यही कैच ब्लॉक चलेगा, लेकिन मैसेज में आपको लिखा हुआ नजर आएगा क्या चीज,
एंटर ओनली इंटीजर्स, जो कि गलत है। इसको हम ठीक करेंगे अभी। पहले तो मैं आपको रन करके इसका आउटपुट दिखा देता हूं। ठीक है, आपने गलत इनपुट दिया 120 प्लस, कैश ब्लॉक चला, आपसे कह रहे हैं एंटर ओनली इंटीजर्स। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट मैसेज है। रन करते हैं, 120 लिखता हूं, 180 और साथ में स्टेरिक का साइन, तो फिर वो आपका वही कैश ब्लॉक चलेगा जो कि आपके इस इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को जो कि ट्राई ब्लॉक ने थ्रो किया है, ये एक्सेप्शन क्लास का रेफरेंस वेरिएबल उसके रेफरेंस को अपने पास स्टोर करेगा और आपका ये वाला कैच ब्लॉक चलेगा। और वैसे कैच ब्लॉक है ही एक मेरे इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, तो कह रहे हैं एंटर ओनली इंटीजर्स। ठीक है, कोई मसला नहीं, इसको रन कर लेते हैं। मैं लिखता हूं 120, यहां पे मैं लिखता हूं 0। अब इस केस में अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर होगी, आपका एक ही कैश ब्लॉक है, वो कैश ब्लॉक चलेगा लेकिन आपको अप्रोप्रिएट मैसेज नहीं दे रहा। आपसे कह रहा है एंटर ओनली इंटीजर्स। भाई आप तो इंटीजर्स ही इनपुट कर रहे हो ना, इधर भी इंटीजर इनपुट किया, इधर भी इंटीजर इनपुट किया, लेकिन मैसेज में आपको कह रहे हैं एंटर ओनली इंटीजर्स। ये क्या बात हुई भाई? ये बात हुई कि आपका ट्राई ब्लॉक अगर इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भी यही कैच ब्लॉक और इसके अंदर मौजूद एक्सेप्शन क्लास का रेफरेंस वेरिएबल अपने पास स्टोर करेगा। यहां पे कैच ब्लॉक अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन अगर थ्रो कर रहा है, अगर आपका नंबर वेरिएबल में नंबर 2 वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 होगी तो आपका ये जो ट्राई ब्लॉक है इट विल थ्रो दी ऑब्जेक्ट ऑफ एन अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास के उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करने के लिए भी यहां पे एक्सेप्शन क्लास का आपने रेफरेंस वेरिएबल बनाया हुआ है ई। ठीक है, यानी कि आपका ये वाला कैश ब्लॉक चलेगा, दोनों सूरतों में ये कैश ब्लॉक चलेगा। तो चलो मैं कहता हूं यार यहां पे ना एंटर ओनली इंटीजर्स की बजाय लिख देते हैं कि कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ठीक है, तो इसको सेव कर लेता हूं और इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूं। लेट्स सपोज यहां पे मैंने लिखा 120 और यहां पे मैंने लिखा 180 स्टेरिक, एंटर किया तो ये कह रहा है कैन नॉट डिवाइड बाय 0, लेकिन मैं तो डिवाइड कर ही नहीं रहा 0 पे, मैंने तो यहां पे गलत इनपुट दिया है, तो मुझे तो यहां पे मैसेज मिलना चाहिए था कि आपका जो इनपुट है वो गलत है। ठीक है, तो यहां पे इसको रन करता हूं, दोबारा से आपको दिखा देता हूं। 120 साथ में मैंने प्लस लिखा, एंटर किया तो कह रहा है कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ओ भाई मैंने तो 0 इनपुट ही नहीं किया, मैंने तो गलत इनपुट दिया है। मुझे तो मैसेज मिलना चाहिए था यहाँ पे कि आपने नॉन इंटीजर वैल्यू दी है, आपने साथ में कोई कैरेक्टर इनपुट दे दिया है साथ में। ठीक है, स्पेशल सिंबल भी आपने इनपुट कर दिया है। ठीक है, दोबारा रन करते हैं। मैंने दिया 180, यहां पे मैं देता हूं 0। ठीक है, तो कह रहा है कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए तो ये मैसेज ठीक है, लेकिन इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन के लिए ये वाला मैसेज जब चलेगा तो ये ठीक नहीं होगा। इसको ठीक करने के लिए या इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम इस तरह से करेंगे कि system.out.println के अंदर हम कोई कोई स्पेशल या ये जो मैसेज आपको मिल रहा है ये कस्टम मैसेज है, ये हम नहीं प्रिंट करेंगे, बल्कि मैं इस तरह करूंगा कि यहां पे अपना ये जो वेरिएबल आपकी एक्सेप्शन क्लास का ये जो वेरिएबल ई है ना, रेफरेंस वेरिएबल, और रेफरेंस वेरिएबल मैं यहां पे लिख देता हूं ई, दैट्स इट। मुझे मेरा मैसेज मिल जाएगा। अगर इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन यहां पे आया है ना, तो यहां पे ये एक्सेप्शन क्लास के इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा उसका रेफरेंस यहां पे स्टोर होगा। और यहां पे वेरिएबल ई system.out.println के अंदर जब भी हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे तो उस क्लास का यानी कि एक्सेप्शन क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड चलना शुरू हो जाएगा। और ये टू स्ट्रिंग मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो अब मुझे अप्रोप्रिएट मैसेज मिलेगा, कम से कम मुझे हिंट तो मिल जाएगा ना कि मुझे मेरा ये प्रोग्राम क्यों टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहां पे लिखा 120, साथ में मैंने लिखा प्लस। ठीक है, तो ये मुझे कह रहा है java.util.input mismatch exception की। भाई इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आ रही है आपके प्रोग्राम के अंदर। एक तरह से मुझे हिंट तो मिल गया है ना, पता तो लग गया कि यार क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको दोबारा रन कर लेते हैं। यहां पे मैंने लिखा 120, यहां पे मैंने लिखा 180 और साथ में स्लैश का साइन लगा दिया, एंटर किया तो कैश ब्लॉक आपका चलेगा और वहां पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है क्या चीज, ये स्ट्रिंग लिखी हुई नजर आ रही है विच इज java.util.input mismatch exception। यानी कि इससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि यार क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इससे पहले जो प्रोग्राम था उसके अंदर आपको आइडिया नहीं हो रहा था, वहां पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा था कैन नॉट डिवाइड बाय 0, और आप तो 0 से डिवाइड कर ही नहीं रहे थे। ठीक है, अब इसको रन करता हूं दोबारा। यहां पे मैं लिखता हूं 180 और यहां पे मैं लिखता हूं 0।
ठीक है, तो अब आपको ये कह रहा है जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और आगे कह रहा है डिवाइड बाय जीरो, कि आपने ना जीरो पे डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, इस वजह से ये एरर मैसेज आपको मिल रहा है। ठीक है जी। अच्छा, और अगर मैं प्रॉपर इनपुट दे दूं, दोनों इनपुट्स अगर मैं ठीक दे दूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा कैच ब्लॉक नहीं चलेगा, और जो ट्राई ब्लॉक की जो लास्ट स्टेटमेंट है कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सॉरी एडिशन लिखा हुआ है, द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन, ठीक है, ठीक है, दोबारा रन करके आपको दिखा देता हूं। 120 लेट सपोज 50, तो ये आपसे कह रहा है कि द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज इक्वल टू 2। वैसे इसका आंसर 2 नहीं आता, 2 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन ये चूंकि इंटीजर डिवीजन हो रही है, 120 भी, ये नंबर 1 भी इंटीजर वेरिएबल है, नंबर 2 भी इंटीजर वेरिएबल है, और जो डिवीजन हो रही है वो बेसिकली इंटीजर डिवीजन हो रही है, इसलिए इसने जो डेसिमल पार्ट है वो इसने स्किप कर दिया है। ठीक है, तो आपको मैसेज मिलेगा द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज इक्वल टू 0। तो जनरलाइज्ड आप इस तरीके से मल्टीपल मल्टीपल एक्सेप्शंस को कैच करने के लिए आप एक कैच ब्लॉक भी बना सकते हैं, और वो कैच करेगा यानी कि उसके अंदर आपने वो कैच करेगा एक्सेप्शन को, क्योंकि अरिथमेटिक एक्सेप्शन अगर थ्रो हो रही है ट्राई ब्लॉक से, तो वो भी एक्चुअली एक्सेप्शन क्लास का ही ऑब्जेक्ट है, और अगर इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन अगर थ्रो हो रही है तो वो भी टेक्निकली एक्सेप्शन क्लास ही का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो एक्सेप्शन एक्सेप्शन है, या ये जो एक्सेप्शन क्लास है, इट इज केपेबल ऑफ कैचिंग ऑल दी टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन जो कि इसकी चाइल्ड क्लासेस हैं। ठीक है, यहां पे अगर मैं आपको दोबारा ये दिखा सकूं, यानी कि ये एक्सेप्शन जो है ये आपका क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन को भी कैच कर सकता है, आईओ एक्सेप्शन को भी कैच कर सकता है, एडब्ल्यूटी रन टाइम एक्सेप्शन, और रन टाइम एक्सेप्शन की जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं उनके ऑब्जेक्ट्स को ये कैच करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर है। ठीक है, तो आपका अगर दिल करता है, आप अगर अपने कैच ब्लॉक, अगर आप मल्टीपल कैच ब्लॉक्स नहीं लिखना चाहते हो, तो आप इस तरीके से एक कैच ब्लॉक लिख के उसमें एक्सेप्शन को कैच कर लें। अगर आपका प्रोग्राम या आपका ट्राई ब्लॉक इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को थ्रो करता है तो ये कैच ब्लॉक तब भी चलेगा। अगर ये ट्राई ब्लॉक आपका जो है वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो करता है तब भी आपका ये कैश ब्लॉक चलेगा। अगर आपका ट्राई ब्लॉक नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को थ्रो करता है तब भी ये कैश ब्लॉक चलेगा। अगर आपका ट्राई ब्लॉक अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन को थ्रो करता है तब भी ये कैश ब्लॉक चलेगा। और इसी तरीके से जो भी जितनी भी आपकी रन टाइम एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लासेस हैं उनका अगर ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहा है फ्रॉम द ट्राई ब्लॉक, उसको ये कैच करने की अहलियत है इसके अंदर मौजूद है, कैपेबिलिटी इसके अंदर मौजूद है। तो आई बिलीव कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आया होगा। आज हम लोगों ने ये अभी देखा है फाइनली का ब्लॉक ऑफ कोड, और फिर हमने ये देखा कि यार एक जनरलाइज्ड किस्म का कैच ब्लॉक जो है वो हम किस तरीके से बना सकते हैं, ताकि बजाय इसके कि हम मल्टीपल कैच ब्लॉक्स लिखें, वन obviously for each type of exception which is being thrown from the try block, तो बजाय इसके कि हम मल्टीपल कैच ब्लॉक्स लिखें, हम एक जनरलाइज्ड कैच ब्लॉक लिख के तो यूजर को मैसेज दिखा सकते हैं, अप्रोप्रिएट मैसेज, कि भाई ये आपका प्रोग्राम जो है इसमें प्रॉब्लम है और किस वजह से प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप अगर ये एक कैच ब्लॉक लिखना चाहें तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, और अगर आप मल्टीपल कैच ब्लॉक्स लिखना चाहोगे तो फिर उसके अंदर आपकी जो स्पेशलाइज जो क्लासेस हैं उनको आप जो है उनके ऑब्जेक्ट्स को, जैसे इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन है, या अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, या अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन है, या नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है, या व्हाटएवर, तो उनको कैच करने के लिए आपको फिर मल्टीपल कैच ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई बिलीव कि ये जो प्रोग्राम है ये आपको समझ आ गया होगा। तो वो कीवर्ड जो कि है आपका थ्रो का कीवर्ड, ठीक है, थ्रो, उसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैं एक सैंपल प्रोग्राम बना लेता हूं, सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाता हूं और आपको थ्रो का कीवर्ड जो है वो समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैं जावा एप्लीकेशन बनाता हूं, यहां मैं प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूं थ्रो कीवर्ड इन जावा, और यहां पे मैं ऑब्वियसली अपनी मेन क्लास जरूर बनाऊंगा, उसका नाम मैं रखूंगा टेस्ट, और यहां पे जो कोड लिखा है इस कोड को मैं यहां से रिमूव कर लेता हूं। ठीक है, ओके जनाब, यहां पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं, लेट सपोज नंबर, और यहां पे मैं यूजर को एक मैसेज देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहां पे मैं लिखता हूं यूजर को कि एंटर अ नंबर बिटवीन 0 एंड 10 टू कैलकुलेट इट्स टू कैलकुलेट इट्स स्क्वायर।
अब यूजर इनपुट देगा तो इनपुट के लिए मुझे यहाँ पे स्कैनर की क्लास बनानी पड़ेगी, उसका वेरिएबल लेना पड़ेगा। स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसको सिस्टम डॉट इन एज एन आर्ग्यूमेंट में पास करूंगा, और स्कैनर की क्लास जो है वो चूंकि इंपोर्ट नहीं हुई तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहां पे मैं लिखता हूं नंबर इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट INT, और इसका जो स्क्वायर होगा वो निकलेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्क्वायर। मैसेज देंगे कि द स्क्वायर ऑफ, जिस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है वो नंबर वेरिएबल में है, हम उसको डिस्प्ले कर देंगे वो नंबर, और यहां पे लिख देंगे इज इक्वल टू, और यहां पे मैं लिख दूंगा नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर। ठीक है जी। इसको मैं कर लेता हूं सेव, और इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूं। ठीक है, मैसेज आपको आया जी, एंटर नंबर बिटवीन 0 एंड 10 टू कैलकुलेट इट्स स्क्वायर। ठीक है, मैं 5 इनपुट कर देता हूं, तो मुझे कहता है कि द स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू 25। ठीक है, एंटर नंबर बिटवीन 0 एंड 10 टू कैलकुलेट इट्स स्क्वायर। ठीक है, मैं यहां पे लेट्स सपोज इनपुट कर देता हूं -5। ठीक है जी, मुझे कहा जा रहा है कि 0 और 10 के बीच में कोई नंबर आप इनपुट करो, और मैं -5 इनपुट कर रहा हूं, लेकिन ये इसका भी स्क्वायर कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ -5 इज इक्वल टू ऑब्वियसली 25। मैं इसको रन करता हूं प्रोग्राम को, कहता है कि एंटर नंबर बिटवीन 0 एंड 10 टू कैलकुलेट इट्स स्क्वायर। मैं 15 इनपुट कर देता हूं जो कि मेरी रेंज से बाहर है, लेकिन मेरा प्रोग्राम इसका भी स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा है। मैं इसको प्रिवेंट करना चाहता हूं, मैं इसको रोकना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि यार अगर यूजर जो है ना वो नंबर वेरिएबल में वैल्यू 0 से कम दे दे, या नंबर वेरिएबल में वो वैल्यू जो है ना वो 10 से अगर ज्यादा दे दे, तो मेरे प्रोग्राम के अंदर ना एक्सेप्शन थ्रो कर लो। मेरे प्रोग्राम में क्या कर लो? एक्सेप्शन थ्रो कर लो। तो अगर मैन्युअली अगर आपने कोई एक्सेप्शन थ्रो करनी है, तो उसके लिए जो कीवर्ड यूज किया जाता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उस कीवर्ड को हम कहते हैं थ्रो का कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड? थ्रो का कीवर्ड। ठीक है भाई, मैं प्रिवेंट करना चाहता हूं यूजर को कि वो 0 से कम वैल्यू ना दे और वो 10 से ज्यादा वैल्यू ना दे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि जब भी यूजर 0 से कम वैल्यू देता है या 10 से ज्यादा वैल्यू देगा, तो मैं ना किसी एक्सेप्शन को थ्रो करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब यूजर यहां पे इनपुट दे चुका होगा, तो मैं यहां पे एक इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा, और मैं यहां पे लिखूंगा कि इफ नंबर वेरिएबल्स वैल्यू इज लेस देन 0, ठीक है, इज लेस देन 0, और या नंबर वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो 10 से ज्यादा है। ठीक है, इफ नंबर वेरिएबल इज लेस देन 0, यानी कि द वैल्यू प्रेजेंट इन द नंबर वेरिएबल इज लेस देन 0, और द वैल्यू प्रेजेंट इन नंबर वेरिएबल इज ग्रेटर देन 10, तो क्या करो भाई? ये करो कि थ्रो करो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, यानी कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट थ्रो करो। ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट थ्रो होगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट जब थ्रो होगा, तो ऑब्वियसली इसके लिए तो मैंने कोई कैच ब्लॉक नहीं बनाया हुआ, मैंने इसके लिए कोई कैच ब्लॉक नहीं बनाया हुआ। तो जब हम आज के प्रोग्राम या इस प्रोग्राम से पहले जितने भी प्रोग्राम्स हमने बनाए थे, इवन जो शुरू के प्रोग्राम्स थे एक दो, जिसमें हम लोग नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को डिस्कस कर रहे थे, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को, और अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हमने डिस्कस किया था। तो वहां पे जब हम ट्राई ब्लॉक नहीं लिखते थे, तो आपका जो मेन फंक्शन था जिसमें जिसमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर हो रहा था, या जिसके अंदर आपका इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन या आपका नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जो है वो अकर हो रहा था, उसका ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहा था, तो आपका मेन फंक्शन जो था ना वो उसको थ्रो कर रहा था, और वो
वो एक्सपेक्ट कर रहा था जेवीएम से कि जेवीएम जो है ना इसको हैंडल करेगा। तो जेवीएम इसको कैसे हैंडल करता था, वो यहां पे आउटपुट के अंदर आपको रेड कलर से एक मैसेज आ रहा होता था कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गया है आपके मेन थ्रेड के अंदर, या इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आ गया है। उसी तरीके से यहां पर भी मैं ये कह रहा हूं कि यार अगर नंबर वेरिएबल की वैल्यू 0 से कम हो या नंबर वेरिएबल की वैल्यू अगर 10 से ज्यादा हो, यानी कि इस रेंज में अगर ना हो, तो क्या थ्रो करो, अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो कर दो। और इसको हैंडल कौन करेगा भाई, यहां पे तो कोई ट्राई कैच ब्लॉक तो नहीं है, तो इसको हैंडल आपका जेवीएम करेगा। कैसे हैंडल करेगा, वो ऐसे हैंडल करेगा कि आपको आउटपुट विंडो के ऊपर, आउटपुट विंडो जो है नेटबीन्स की, उसके अंदर आपको एक मैसेज दिखा देगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूं प्रोग्राम को, मैं इसको रन कर लेता हूं प्रोग्राम को। एंटर नंबर बिटवीन 0 and 10, तो लेट्स सपोज मैं देता हूं इसको -5, एंटर किया तो ये आपका मैसेज आ गया, ये जेवीएम की तरफ से आपको मैसेज आया, क्योंकि आपका ये जो थ्रो का जो कीवर्ड है, ये बेसिकली बता रहा होता है कि यार एक ये जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है ना, इसका ऑब्जेक्ट जनरेट करो। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट कहां जनरेट हुआ है जी, इसका ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ है मेन फंक्शन के अंदर से। और मेन फंक्शन के अंदर जो है ना, ये जो थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन की जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसी ट्राई ब्लॉक में नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो ऑब्वियसली कैच ब्लॉक भी नहीं होगा। तो अब इसको हैंडल कौन करेगा, इस एक्सेप्शन को, या ये जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का जो ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ है, इसको कौन हैंडल करेगा, इसको आपका जेवीएम हैंडल करेगा। कैसे हैंडल करेगा, आपको इस तरीके से एक मैसेज आ जाएगा, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, और किस किस्म का एक्सेप्शन है जी, java.lang.arithmetic एक्सेप्शन, कि ये आपका एक्सेप्शन आई है आपके प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से रन कर लूं और मैं अगर 10 से ज्यादा कोई वैल्यू दे दूं, लेट्स सपोज 12, तो फिर भी ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। लेकिन अगर मैं 0 और 10 के बीच में कोई वैल्यू दे दूं, लेट्स सपोज 6, तो ये अब एक्सेप्शन को थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि आपकी ये इफ कंडीशन जो है ये इस केस के अंदर क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, और ये आपको स्क्वायर 6 का जो स्क्वायर 36 है वो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके देगा। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि नहीं यार, इसके लिए भी मुझे ट्राई और कैच ब्लॉक लिखना चाहिए, ठीक है ना, तो मैं क्या कर लेता हूं कि मैं यहां पे ट्राई ब्लॉक बना देता हूं। ठीक है, और यहां पे मेरा जो ट्राई ब्लॉक है वो चूंकि चूंकि वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो किया जा रहा है मेरे इस ट्राई ब्लॉक से, तो मैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो, मैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच भी करूंगा, और यहां पे मैं यूजर को एक अप्रोप्रिएट मैसेज भी दूंगा। भाई मैसेज ये होना चाहिए कि एंटर अ नंबर बिटवीन बिटवीन 0 and 10 ओनली। ठीक है, तो अब जब आपका ये ट्राई ब्लॉक है और इसमें से जब ये आपकी इफ कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी, सॉरी फॉल्स कह रहा था, अगर ये ट्रू हो जाती है, मींस के नंबर वेरिएबल की वैल्यू या तो 0 से कम है या नंबर वेरिएबल की वैल्यू 10 से ज्यादा है, तो आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कि भाई थ्रो करो। हम अब मैनुअली थ्रो कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली हम थ्रो कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि क्या थ्रो करो भाई, अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ना एक नया ऑब्जेक्ट थ्रो करो, एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट थ्रो करो। तो ये ऑब्जेक्ट जब थ्रो होगा, तो ये थ्रो होगा, तो इसके लिए यहां पे कैच ब्लॉक बनाए, और आपका ये कैच ब्लॉक कैच ही अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को कैच करने के लिए ये कैच ब्लॉक हमने बनाया है। और यहां पे मैसेज आपको प्रिंट होगा कि एंटर अ नंबर बिटवीन 0 and 10 ओनली। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूं सेव, और इसको कर लेता हूं मैं रन। तो यहां पे कह रहा है कि एंटर अ नंबर बिटवीन 0 and 10 टू कैलकुलेट इट्स स्क्वायर, तो मैं लेट्स सपोज -5 दे देता हूं। तो ये मुझे कहता है कि मेरा यहाँ पे कैश ब्लॉक चल रहा है, मुझे कह रहा है एंटर नंबर बिटवीन 0 and 10 ओनली। दोबारा रन करते हैं इसको, 10 से ज्यादा की कोई वैल्यू देते हैं, लेट्स सपोज 11, तो ये आपसे कह रहा है एंटर नंबर बिटवीन 0 and 10 ओनली। ठीक है, दोबारा रन करते हैं इसको, वैलिड वैल्यू दे देते हैं, लेट्स सपोज 8, तो ये आपसे कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ 8 इज इक्वल टू 64, यानी कि इस केस में चूंकि आपकी ये इफ कंडीशन हो गई है फॉल्स, नंबर वेरिएबल में पड़ा है 8, 8 इज नॉट लेस देन 0, ना ही 8 इज ग्रेटर देन 10, तो आपका ये जो थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये नहीं चलेगी, और आपका ये जो स्टेटमेंट है ट्राई ब्लॉक का लास्ट स्टेटमेंट, ये लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, आपको 8 का स्क्वायर नजर आएगा, और कैच ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, बिकॉज आपके प्रोग्राम में अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर हो ही नहीं है, तो कैच ब्लॉक क्यों चले। ओके जी, तो ये आपका थ्रो का कीवर्ड जो है उसका काम ये है, थ्रो का जो कीवर्ड है उसका काम ये है कि वो एक्सप्लिसिटली किसी भी एक्सेप्शन को थ्रो करने की इसमें कैपेबिलिटी होती है, और ये एक्सप्लिसिटली यानी कि आप प्रोग्रामर अगर खुद किसी एक्सेप्शन को
थ्रो करना चाहता है तो वो थ्रो के कीवर्ड के थ्रू थ्रो कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर देखें तो ये जो थ्रो का कीवर्ड है, इट इज थ्रोइंग एन अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है। किसको? अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है। तो भाई अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ये काम थोड़ी है कि वो ये देखे कि यार यूजर का जो इनपुट है वो कहीं 0 से कम या 10 से ज्यादा तो नहीं है। अगर 0 से कम है इनपुट यूजर का, या नंबर वेरिएबल की वैल्यू जो है यूजर का इनपुट जो है वो 10 से ज्यादा है, तो आप जो है ना अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करते करते फिरें। अरिथमेटिक एक्सेप्शन तो एक खास सिचुएशन के अंदर आपके प्रोग्राम ने थ्रो करना होता है। जब भी आप किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। एक खास मकसद के लिए यह बनाया हुआ है। इसी तरीके से मैं अगर चाहूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि थ्रो न्यू इनपुट इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। और जाहिर सी बात है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन जो है उसको हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, उसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। और यहां पे ये जो कैश ब्लॉक है, इस कैश ब्लॉक के अंदर फिर मैं जाहिर सी बात है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को कैच करूंगा, ठीक है। तो यहां पर भी जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा और मैं अगर जीरो 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 से कोई कम वैल्यू या 10 से कोई ज्यादा वैल्यू दूंगा तो मेरा जो कैश ब्लॉक है वो चलना शुरू हो जाएगा। मींस कि मेरा जो प्रोग्राम है वो थ्रो कर रहा होगा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। लेकिन इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन इन कामों के लिए नहीं बनाई गई, वो क्लास इन कामों के लिए नहीं बनाई गई। वो खास सिचुएशन के अंदर आपका इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन थ्रो होगा। आप किसी इंटीजर वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू भिजवाना चाह रहे हो और वो नॉन इंटीजर हो, या किसी फ्लोट वेरिएबल में आप वैल्यू भिजवाना चाह रहे हो और वो नॉन फ्लोट वैल्यू हो, तो आपका इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन वहां उस केस के अंदर थ्रो होगा। इन मकासद के लिए जो आपका मकसद है कि भाई आप ये चेक करना चाहते हो कि कहीं नंबर वेरिएबल में वैल्यू 0 से कम या नंबर वेरिएबल की वैल्यू कहीं 10 से ज्यादा ना हो, तो इन चीजों के लिए फिर आपको अपने यूजर डिफाइंड आपको एक्सेप्शंस बनानी पड़ेंगी। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस आपको बनानी पड़ेंगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि इसी प्रोग्राम के अंदर मैं थोड़ी सी चेंजेस करता हूं। पहले तो मैं ये करता हूं कि ये जो ट्राई और कैश ब्लॉक है, ये जो ट्राई और कैश ब्लॉक है, इसको मैं यहां से खत्म कर देता हूं। नंबर 1, यहां पे एक ब्रैकेट ऑब्वियसली ज्यादा लगी हुई होगी, और यहां पे ना थ्रो न्यू, इसको मैं, इस स्टेटमेंट को मैं कर लेता हूं फिलहाल इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं और अपनी खुद की एक क्लास बनाता हूं, ठीक है। मैं लिखता हूं यहां पे क्लास, और इस क्लास का नाम रखता हूं इनवैलिड इनपुट, और ये क्लास को मैं एक्सटेंड करा रहा हूं किससे? एक्सेप्शन की क्लास से, ठीक है। मैंने एक क्लास बनाई, उस क्लास का नाम मैंने रखा है इनवैलिड इनपुट, और ये क्लास जो है ये मेरी यूजर डिफाइंड क्लास है, और ये क्लास जो है ना ये एक्सेप्शन क्लास की चाइल्ड क्लास है। एक्सेप्शन क्लास से ये एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। इनवैलिड इनपुट इसका नाम है। मैं कहता हूं यार जब भी ये जब भी मेरा ये जो नंबर है ना, जो मेरा इनपुट है, ये अगर 0 से कम हो या नंबर की वैल्यू अगर 10 से ज्यादा हो, तो भाई ये जो मैंने जो क्लास बनाई है ना इनवैलिड इनपुट, इसका एक ऑब्जेक्ट थ्रो कर दो। इसका एक ऑब्जेक्ट थ्रो कर दो, ठीक है। तो यहां पे मैं अब लिखूंगा थ्रो न्यू इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन की बजाय यहां पे मैं लिखूंगा थ्रो न्यू, आपने जो क्लास बनाई है उसका नाम आपने रखा है इनवैलिड इनपुट, ठीक है। आपने लिखा थ्रो न्यू इनवैलिड इनपुट, सही है। यहां पे ये जो आपका एरर आ रहा है, ये एरर अभी हम ठीक करते हैं, और इस एरर को मैं डिस्कस भी करूंगा आप लोगों के साथ। इस एरर को हम दो तरीकों से ठीक कर सकते हैं। पहले तो आप ये देखो ना इनवैलिड इनपुट, ठीक है, इनवैलिड इनपुट। यहां पे अगर मैं एक काम ये करूंगा कि मैं चाहता हूं यार ये इनवैलिड इनपुट जब इसका जब ऑब्जेक्ट जब बने, इसका मैं एक तो क्या कर लूंगा कि इसका एक तो मैं इसमें कंस्ट्रक्टर इसका बना लेता हूं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर ना मैं लिखूंगा सुपर का कीवर्ड हम देखते हैं जब भी हम अपनी क्लास के पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, तो मैं इसके पेरेंट क्लास के वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा, और उसके अंदर मैं ये एक टेक्स्ट लिखूंगा, एक स्ट्रिंग इसके अंदर मैं पास करूंगा, और वो स्ट्रिंग मेरा जो है वो होगा कि
एंटर ओनली वैल्यूज बिटवीन 0 and 10। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया कि इनवैलिड इनपुट जो है ये तो एक्सेप्शन क्लास की चाइल्ड क्लास है। इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने अपनी पेरेंट क्लास के यानी कि एक्सेप्शन क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को मैंने यहां पे क्या किया है, कॉल किया है, और उसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को मैंने जो है ये अपना अपना ये मैसेज मैंने भिजवा दिया, और ये मैसेज मेरा है एंटर ओनली वैल्यूज बिटवीन 0 and 10। तो मुझे ना आउटपुट विंडो के अंदर ना ये मैसेज मिलेगा जब भी इनवैलिड इनपुट क्लास का ऑब्जेक्ट जनरेट होगा, और वो कब जनरेट होगा, वो तब जनरेट होगा जब आपके नंबर वेरिएबल की वैल्यू लेस देन 0 हो या नंबर वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो। तो आपका प्रोग्राम जो है ना वो थ्रो करेगा इनवैलिड इनपुट, जो कि आपकी आपकी खुद की बनाई हुई क्लास है, जो कि एक्सेप्शन क्लास की चाइल्ड क्लास है, इसका ना एक ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा। ठीक है, अब यहां पे ना एक एरर मैसेज आ रहा है। ये एरर मैसेज जो है ना वो दो तरीकों से ठीक हो सकता है। पहला तरीका जो है वो ये है कि हम जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो पांचवा कीवर्ड है विच इज द थ्रोज कीवर्ड, वो हम यूज कर ले, थ्रोज का कीवर्ड। ठीक है, देखें आपका ये जो इनवैलिड इनपुट क्लास का जो ऑब्जेक्ट यहां पे जो थ्रो करने की बात हो रही है, ये कौन से मेथड में या कौन से फंक्शन के अंदर हमने ये लाइन लिखी है, लाइन नंबर 21, ये थ्रो न्यू इनवैलिड इनपुट की जो स्टेटमेंट है, ये हमने ऑब्वियसली मेन फंक्शन के अंदर लिखी है। मींस के आपका जो मेन फंक्शन है वो थ्रो कर रहा है इनवैलिड इनपुट क्लास के एक ऑब्जेक्ट को। तो आपका पहले तो ये देख लें कि ये इनवैलिड इनपुट जो है ये ये किस क्लास की चाइल्ड क्लास है। भाई ये एक्सेप्शन क्लास की चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो अगर मैं आपको हायरार्की दिखा दूं एक्सेप्शन हैंडलिंग वाली, ठीक है, यहां पे अगर मैं आपको हायरार्की दिखा दूं तो यार ये जो एक्सेप्शन की जो क्लास है, अगर आपको याद हो हमारी जो फर्स्ट क्लास थी एक्सेप्शन हैंडलिंग की, उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी। मैंने आपसे कहा था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हम देखेंगे एक्सेप्शंस की दो मेन टाइप्स हैं इन जावा। एक को कहा जाता है चेक्ड एक्सेप्शंस और एक को कहा जाता है अनचेक्ड एक्सेप्शंस। अनचेक्ड एक्सेप्शंस जो हैं वो तमाम की तमाम आपकी जो जो रन टाइम एक्सेप्शन की जो क्लास है ना, रन टाइम एक्सेप्शन की क्लास, ठीक है, उसकी जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं, उसकी जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं, वो एग्जांपल है आपकी किसकी, अनचेक्ड एक्सेप्शंस की। और नंबर 2 जो एरर की जो क्लास है, एरर की क्लास, उसकी जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ अनचेक्ड एक्सेप्शंस। भाई अनचेक्ड एक्सेप्शंस वो एक्सेप्शंस होती हैं कि जिसके केस में ना कंपाइलर आपको फोर्स नहीं करेगा कि ट्राई और कैच ब्लॉक लाजमी लिखे। जैसे आपका ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, आप नंबर 2 वेरिएबल में 0 दे देते हो तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर होगी। लेकिन अगर आप 0 नहीं दोगे तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर नहीं होगी। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर आपका जो कंपाइलर है वो आपको कभी भी फोर्स नहीं करेगा कि यार आपके प्रोग्राम में अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रही है या आने के चांसेस हैं, लिहाजा आप इसके लिए आप ट्राई ब्लॉक लिख दें। कभी भी आपको कंपाइलर नहीं कहेगा। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑफ टाइप अनचेक्ड एक्सेप्शन। इसी तरीके से यहां पे जो लिखा है ना सेवरल मोर क्लासेस, इन सेवरल मोर क्लासेस में से आपने दो क्लासेस पढ़ी हुई हैं, एक है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन और एक है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। आपका प्रोग्राम अगर इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन थ्रो करने की अगर उसमें चांसेस भी हों, तब भी कंपाइलर आपको फोर्स नहीं करेगा कि यार आपके प्रोग्राम के अंदर ना इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन या नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अकर होने के चांसेस है, लिहाजा आप अपने इस कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दें और उसके लिए आप कैश ब्लॉक बना दें। नेवर, कभी भी नहीं कहेगा, क्योंकि उसकी टाइप जो है ना वो अनचेक्ड एक्सेप्शन है, और अनचेक्ड एक्सेप्शन के केस में कंपाइलर आपको कभी भी फोर्स नहीं करेगा। चेक्ड एक्सेप्शंस वो एक्सेप्शंस हैं जो कि एक्सेप्शन क्लास की बाकी मानदा जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं सिवाय रन टाइम एक्सेप्शन के, यहां पे जो लिखा है ना सेवरल मोर क्लासेस, तो यहां पे और भी बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस हैं आपकी एक्सेप्शन क्लास की। तो एक्सेप्शन क्लास की जो भी डायरेक्ट चाइल्ड क्लास होगी सिवाय रन टाइम एक्सेप्शन के, वो आपकी आती है कैटेगरी ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन। और चेक्ड एक्सेप्शन के लिए ना आपको दो काम करने पड़ेंगे। या तो आपका चेक्ड एक्सेप्शन जिस फंक्शन के अंदर या जिस मेथड के अंदर आ रहा है
आप उस मेथड के सामने ना उस चेक्ड एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर दें। आप बता दें कि यार मेरे इस मेथड के अंदर ना चेक्ड एक्सेप्शन आएगा, और जेवीएम को आप कह रहे हो कि यार इसको आप हैंडल कर लेना। ये तो पहला तरीका है। और दूसरा तरीका सिंपल है, वो आपको बताया हुआ है कि आप उसके लिए ट्राई और कैच ब्लॉक बना दें। ठीक है, अब मैंने जो क्लास बनाई है, ठीक है, मैंने जो क्लास बनाई है वो एक्सेप्शन क्लास की चाइल्ड क्लास है। तो एक्सेप्शन क्लास की सिवाय रन टाइम एक्सेप्शन के जितने भी चाइल्ड क्लासेस हैं, चाहे वो AWT एक्सेप्शन हो, चाहे वो IO एक्सेप्शन हो, चाहे वो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो, चाहे वो मेरी बनाई हुई कोई क्लास हो इनवैलिड इनपुट, जो कि एक्सेप्शन क्लास की चाइल्ड क्लास है, इट इज ऑल्सो ऑफ टाइप अनचेक्ड, सॉरी, इट इज ऑल्सो ऑफ टाइप चेक्ड एक्सेप्शन। तो आपकी जो इनवैलिड इनपुट जो क्लास है जो मैंने खुद की बनाई हुई है, इट इज ऑफ टाइप चेक्ड एक्सेप्शन। इसकी इसकी टाइप है चेक्ड एक्सेप्शन। तो भाई आपका ये चेक्ड एक्सेप्शन जो है, ये लाइन नंबर 20 जो आपने लिखा है ना, आपने कहा यार इनवैलिड इनपुट जो कि चेक्ड एक्सेप्शन है इसको थ्रो करो। तो इसको आप कहां से थ्रो कर रहे हो, किस मेथड से थ्रो कर रहे हो? भाई इसको आप मेन फंक्शन से थ्रो कर रहे हो। तो मेन फंक्शन के सामने आप इस इनवैलिड इनपुट, ये जो इनवैलिड इनपुट जो आपकी जो क्लास है, इसका जो ऑब्जेक्ट है जो कि थ्रो हो रहा है, इसको आप एक कीवर्ड है थ्रोस का कीवर्ड, इसके जरिए से ना आप लिख सकते हो यहां पे इस तरीके से कि इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट, ठीक है, कि आपका ये जो मेन फंक्शन है ना, ये थ्रो कर सकता है इनवैलिड इनपुट क्लास का ऑब्जेक्ट। थ्रो कर सकता है का मतलब कि यार नंबर वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 से कम होगी तो ये थ्रो होगा, अगर नंबर वेरिएबल की वैल्यू 10 से ज्यादा होगी तो ये थ्रो होगा, वरना इसके अलावा थ्रो नहीं हो सकता। तो आपका ये जो एरर मैसेज है ना, ये रिमूव हो गया। अब बेसिकली मेन फंक्शन ने यहां पे डिक्लेयर किया है, भाई मेरे मेन फंक्शन के अंदर इनवैलिड इनपुट जो है वो चूंकि चेक्ड एक्सेप्शन की टाइप है, ठीक है, और उसको उसको थ्रो करने का आपने यहां पे जो है ना स्टेटमेंट लिखी हुई है कि भाई इसको थ्रो करो। लेकिन ये हर दफा थोड़ी थ्रो होगा, ये तो जब नंबर वेरिएबल की वैल्यू 0 से कम या 10 से ज्यादा होगी तो तभी थ्रो होगा, मतलब इसके चांसेस है ना थ्रो होने के। तो चांसेस भी अगर हो, अगर आपके किसी मेथड के अंदर किसी चेक्ड एक्सेप्शन के आने के अगर चांसेस भी हो, तो उसको हैंडल करने के दो तरीके। पहला तरीका तो ये कि यार आप उस फंक्शन के सामने उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन क्लास को यहां पे आप जो है ना, ये बेसिकली थ्रोस के कीवर्ड के जरिए से आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो, आप बता रहे हो कि इनवैलिड इनपुट क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहां पे थ्रो हो सकता है मेरे इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जिसके सामने मैंने इसको डिक्लेयर किया है। तो ये तो एक तरीका है, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूं और इसको ना मैं रन कर लेता हूं, ठीक है, इसको मैं रन कर लेता हूं। अब देखें क्या होगा। मैं अगर लेट सपोज -5 वैल्यू देता हूं ना, अगर मैंने -5 वैल्यू दी है, तो अब मैंने इस तरीके से बेसिकली मैंने करके ये बताया हुआ है कि यार आपका ये जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर से इनवैलिड इनपुट जो है उसका ऑब्जेक्ट जो है वो थ्रो हो सकता है। अगर थ्रो हो गया तो फिर ये जो एक्सेप्शन है आपकी इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन जो है, इसके लिए मैंने कोई ट्राई कैच ब्लॉक थोड़ी बनाया हुआ है। मैंने इसको, इसकी ये जो थ्रो मैंने किया है, थ्रो न्यू इनवैलिड इनपुट, तो इसको हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जेवीएम के पास है। और जेवीएम आपको एक मैसेज देगा कि भाई एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, किस किस्म का एक्सेप्शन आया जी, इनवैलिड इनपुट, और आपको यह मैसेज देगा कि एंटर ओनली वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 10। और ये मैसेज अगर आप देख लें तो ये मैसेज जब मैं अपने इस इनवैलिड इनपुट क्लास को जब मैं डिफाइन कर रहा था, तो उसके ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने इसके एक्सेप्शन क्लास के पैरामीटर्स वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, मैंने लिखा सुपर, और उसके अंदर मैंने ये स्ट्रिंग लिख दिया कि एंटर ओनली वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 10। ये वही स्ट्रिंग है जो कि यहां पे आपको नजर आ रहा है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, दिस पर्टिकुलर मैसेज, ये वही वाला मैसेज है जो कि आपको यहां पर भी डिस्प्ले होके नजर आ रहा होगा। ठीक है जी। अगर मैं इसको दोबारा से रन कर लूं, ठीक है, 10 से ज्यादा कोई वैल्यू दूंगा तो तब भी एक्सेप्शन आएगी। किस किस्म की एक्सेप्शन है जी, इनवैलिड इनपुट। अच्छा जी, दोबारा रन किया, एंटर अ नंबर बिटवीन 0 एंड 10 टू कैलकुलेट इट्स स्क्वायर। मैंने लेट्स सपोज अगर 5 दिया, तो यहां पे द स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू 25, और ये मैसेज आ रहा है आपको एंटर अ नंबर बिटवीन 0 एंड 10 ओनली।
ये मैसेज आपको ये मैसेज आपको यहां पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये मैसेज मैं हटाना भूल गया था। ये बेसिकली कैच ब्लॉक के अंदर मैंने ये स्टेटमेंट लिखी थी, तो इस मैसेज को मैं हटा देता हूं। दोबारा से इसको मैं रन कर लेता हूं। मैं प्रॉपर अप्रोप्रिएट वैल्यू दूंगा, तो ये आपसे कहेगा द स्क्वायर ऑफ 9 इज इक्वल टू 81। ये तो एक तरीका था मेरे इस यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को हैंडल करने का। मैं यहां पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन को तो थ्रो नहीं कर सकता, उसका तो अपना काम है, वो तो अपने मकसद के लिए बनाया गया है। मैं यहां पे इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को तो थ्रो नहीं कर सकता। इस मकसद के लिए अगर आपका कोई बिजनेस लॉजिक है, आपकी प्रोग्राम के अंदर कोई लॉजिक है इस तरह की कि लेट्स सपोज आप कोई एडमिशन सिस्टम बना रहे हैं और उसके अंदर एज की अपनी एक रेंज है कि जी 18 से लेके 25 साल तक की एज जो है ना वो आप उसके अंदर एंटर कर सकते हैं, उससे ज्यादा की एज आप उसमें एंटर नहीं कर सकते। तो उस मकसद के लिए फिर आप क्या करोगे कि अगर एज की वैल्यू अगर 18 से कम है या 25 से ज्यादा है, तो आप अपना खुद का बनाया हुआ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन आप यहां पे थ्रो कर सकते हो। और थ्रो करने के लिए आप थ्रो का कीवर्ड लिखोगे, और जब भी हम एक्सेप्शन क्लास का जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करेंगे, यानी कि इनवैलिड इनपुट चूंकि चाइल्ड क्लास है ऑफ एक्सेप्शन क्लास, तो ये ऑब्वियसली ये इसका जो ऑब्जेक्ट होगा इनवैलिड इनपुट क्लास का, वो एक्सेप्शन क्लास का भी ऑब्जेक्ट होगा। तो एक्सेप्शन क्लास की जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं, दे आर ऑफ टाइप चेक्ड एक्सेप्शन, सिवाय रन टाइम एक्सेप्शन के। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने जो हायरार्की बताई है उसके हिसाब से, तो चेक्ड एक्सेप्शन जो जहां कहीं पर भी चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो हो रही होती है, तो जिस फंक्शन के अंदर वो थ्रो हो रही होती है, उस फंक्शन के सामने आपने उसको डिक्लेयर करना लाजमी है। ये एक तरीका है इसको हैंडल करने का। दूसरा तरीका ये है कि यार आप इसके लिए ट्राई और कैच ब्लॉक लिख दो। ठीक है, आप यहां पे लिख दो ट्राई ब्लॉक, ठीक है ना। और ट्राई ब्लॉक जो है वो क्या थ्रो कर रहा है, वो थ्रो कर रहा है इनवैलिड इनपुट को। तो आप यहां पे कैच कर लो किसको, इनवैलिड इनवैलिड इनपुट को आप कैच करो, ठीक है। और यहां पर आप अपना अप्रोप्रिएट मैसेज दे सकते हो। यहां पे लिख सकते हो कि वैल्यू बिटवीन जीरो एंटर वैल्यू बिटवीन 0 एंड 10, ठीक है। फिर यहां पे ना आपको थ्रोस की जरूरत नहीं है, फिर आपको इस कीवर्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कीवर्ड हम यहां से हटा देते हैं। अगर आपने ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक लिखा है तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है। इसको मैं सेव कर लेता हूं, इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूं। इसमें कुछ एरर्स हैं, आई डोंट नो, लेट्स सी। कहां पे एरर, ओके यहाँ पे मेन फंक्शन है और यहाँ पे आपकी क्लास की एंडिंग ब्रेसेस नहीं थी, ठीक है। इसको सेव कर लिया और अब इसको रन करते हैं। एंटर अ नंबर बिटवीन 0 एंड 10, लेट्स सपोज मैंने दिया -5, एंटर किया। तो आपका ना ये जो ट्राई ब्लॉक है, यहां से ट्राई ब्लॉक में से इनपुट इनवैलिड इनपुट क्लास का एक ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ, ठीक है। और ऑब्वियसली उसको कैच करने के लिए मैंने ये कैच ब्लॉक बनाया हुआ है इनवैलिड इनपुट, और यहां पे आपका ये मैसेज जो है चलना शुरू हो जाएगा कि एंटर वैल्यू बिटवीन 0 एंड 10, ठीक है। तो यहां पे मैसेज आपको प्रिंट हो गया, एंटर वैल्यू बिटवीन 0 एंड 10। अब मैं ये चाहता हूं कि यार मैंने ये जो मैसेज जो मैंने इसके इनवैलिड इनपुट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने जो एक्सेप्शन क्लास का ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो कॉल किया था, और मैंने उसको ये अपना एक मैसेज इसको दिया था, एंटर ओनली वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 10, मैं ये वाला मैसेज प्रिंट करना चाहता हूं। मैं ये वाला मैसेज प्रिंट नहीं करना चाहता, एंटर वैल्यू बिटवीन 0 एंड 10, ठीक है। एंटर ओनली वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 10, वैसे तो ये एंटर ओनली वैल्यूज, ठीक है, एंटर वैल्यू, या यहां पे मैं आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए यहां पे मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूं इनवैलिड इनपुट, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या होगा कि अभी अगर मैं कोई गलत इनपुट देता हूं ना, 0 से कम या 10 से ज्यादा, सॉरी, तो आपको ना ये वाला कैच ब्लॉक आपका चलेगा और आपको ये मैसेज मिलेगा इनवैलिड इनपुट का, ठीक है। लेट्स सपोज -5, तो आपको मिल रहा है इनवैलिड इनपुट। मैं कहता हूं नहीं यार, कैश ब्लॉक के अंदर मुझे ये वाला मैसेज नहीं प्रिंट करना, मुझे ना ये वाला मैसेज प्रिंट करना है, ये बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है ये मैसेज, मैं इसको क्यों ना प्रिंट करूं।
तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मैंने यहां पर जो आपका इनवैलिड इनपुट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, जो कि यहां से ट्राई ब्लॉक से थ्रो किया जा रहा है, कैच ब्लॉक उसको कैच कर रहा है, और इनवैलिड इनपुट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका जो रेफरेंस है वो आईपी वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है। तो मैं जस्ट यहां पे क्या लिख दूंगा, आईपी वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। तो मेरा ना ये वाला मैसेज अब प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, एंटर ओनली वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 10। ठीक है, इसको मैं रन करता हूं, यहां पे मैं वैल्यू लेट सपोज 20 देता हूं। तो अब ये आपको कह रहा है इनवैलिड इनपुट, यानी कि आपका ये एरर आया है इनवैलिड इनपुट, और एरर आपसे कह रहा है कि एंटर ओनली वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 10। ओके जनाब, तो यहां पर ना हमारा जो आखिरी जो कीवर्ड था थ्रोज का कीवर्ड, वो भी हमने देख लिया इस क्लास के अंदर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने थ्रो का कीवर्ड जो है उसको भी हमने देख लिया है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फाइनली का कीवर्ड भी देख लिया, और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये भी देखा कि अगर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस अगर आ रही हैं तो कैसे हम मल्टीपल कैश ब्लॉक्स की बजाय एक ही कैश ब्लॉक हम किस तरीके से बना सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो चीज भी हमने देख ली। आई बिलीव कि आज की क्लास के लिए इतना काफी है। जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, आई ऑल्सो बिलीव कि वो आप लोगों को समझ आए होंगे। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स थे आज की क्लास के। और यहां पर हमारा जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो यहां पे कंक्लूड हो जाता है। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल कंप्लीटली हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कम से कम ये है कि आप लोगों को एक नो हाउ मिल गई है। चंद एक हमने क्लासेस, ऑब्वियसली 4 या 5 हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड जो क्लासेस थी, लाइक द नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, द इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, द अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन वगैरह वगैरह, ये हमने पढ़ी हैं। सारी तो क्लासेस हम एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते इस कोर्स के अंदर, तो एटलीस्ट आपको एक पुश मिल गया है। अब आगे फर्दर अगर आप पढ़ना चाहोगे या एक्सेप्शन हैंडलिंग को अगर आप फर्दर एक्सप्लोर करना चाहोगे तो आपके लिए आसानी होगी। खुद की अगर आपने कोई एक्सेप्शंस बनानी है तो वो भी आपने देख लिया इस क्लास के अंदर कि आपकी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस जो हैं वो किस तरीके से बनाई जाती हैं। यू हैव सीन ऑल दैट एज वेल। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं यहाँ पे कंक्लूड। आई बिलीव कि आज की क्लास के लिए इतना काफी है। आई ऑल्सो बिलीव कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है कोड विद फैसल, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं, और इसके ऊपर आप अगर आप कमेंट्स देना चाहें तो आप इसको कमेंट इसके ऊपर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना जो है बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज।